राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान कक्षा 12th और राजनीति विज्ञान का पाठ पढ़ेंगे भारत और वैश्वीकरण। भारत और वैश्वीकरण क्या है, इसका क्या प्रभाव है, भारत और वैश्वीकरण से कौन कौन से मुख्य मुख्य प्रश्न बनते हैं और कौन से ऐसे मुख्य प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आने लायक हैं। तो जब हम पाठ पढ़ेंगे तो पाठ के बीच में आपको इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है या ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लायक है या ये पॉइंट या ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है वो आपकी परीक्षा के लायक है, तो ये सब आपको बताया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें और मात्र ये लगभग 30 से 40 मिनट का समय जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आप मुख्य रूप से देखें। जो टॉपिक आपको मुख्य बताया जाता है तो आप उसे निश्चित रूप से हमेशा उसे पढ़ें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो ये क्लास चल रही है, इस क्लास में पूरा पाठ पढ़ने का कारण ये होता है कि पूरा पाठ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मुख्य जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 इन पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप जैसे आपकी हिंदी कंपलसरी है, हिंदी लिटरेचर है और इंग्लिश है और पॉलिटिकल साइंस है, इनसे संबंधित आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा आप साहित्य क्लासेस नाम से सर्च करके भी आप वहां पर जा सकते हैं। तीसरी बात है, जब भी आप देखेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोज है मिल जाएंगे उस सब्जेक्ट से संबंधित। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियो आपको मिलता है और जिस वीडियो में उस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस विषय से संबंधित सारे वीडियोज है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपन भारत और वैश्वीकरण पाठ की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसके बीच में जो भी मुख्य बिंदु आएगा अर्थात जहां पर जो मोस्ट होगा वो आपको मैं बताता रहूंगा और आप उसे निश्चित रूप से पढ़ते रहेंगे, वो बिंदु आप निश्चित रूप से पढ़ें। तो भारत और वैश्वीकरण, इसकी भूमिका के रूप में देखिए, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में संचार क्रांति ने समूचे विश्व को एक वैश्विक गांव में तब्दील कर दिया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी जो संचार क्रांति है, आज की जो क्रांति है, अर्थात जहां पर सूचना की बात करें तो सूचना के लिए आज विश्व में कहीं पर भी बैठा हुआ व्यक्ति लाइव बात कर सकता है, देख सकता है। तो समूचा विश्व एक गांव में तब्दील हो गया है। अर्थात जिस प्रकार एक गांव में थोड़ी थोड़ी दूर में एक घर से दूसरे घर में हम पुकारते हैं और वो सुनाई देता है, उसी प्रकार हमारी आवाज जो है वो समुद्रों पार सुनाई देती है। तो एक संपूर्ण विश्व है, एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया है। इस युग में वैश्वीकरण का एक नई अवधारणा के रूप में सूत्रपात हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विचारधारा के आधार पर विश्व 2 भागों में बंट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक पूंजीवाद निजीकरण और दूसरा उदारवाद। एक तो पूंजीवादी और दूसरा उदारवादी, 2 भाग हो गए इसके, ये दूसरा और ये पहला। जबकि दूसरी तरफ साम्यवाद और समाजवादी विचारधारा वाले देश भी थे। पूंजीवादी जो थे वो उदारवाद का समर्थन करते थे, दूसरी तरफ साम्यवादी थे जो ये विचारधारा रखने वाले थे। प्रथम गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। पूंजीवाद का समर्थन कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा है, रशिया कर रहा है। इन दोनों गुटों के मध्य पारस्परिक राजनीतिक और आर्थिक संबंध नहीं के बराबर थे, अर्थात दोनों की विचारधाराएं जो थी भिन्न थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के दोनों गुटों के सभी देश सदस्य थे, किंतु सोवियत संघ, पूर्वी यूरोपीय संघ और उनके समर्थक देश विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा व्यापार व टैरिफ सामान्य समझौता जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य नहीं थे। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य नहीं थे। इन साम्यवादी देशों में निरंकुश सत्ता और स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था प्रचलन में थी। साम्यवादी देशों में निरंकुश सत्ता थी, जबकि पूंजीवादी गुट में निजी स्वामित्व और बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था विद्यमान थी। इसका कारण क्या था? इन दोनों देशों में या दोनों विचारधाराओं में नहीं बनने का
इनका कारण था कि साम्यवाद जहां पर देश थे तो वहां पर तो निरंकुश सत्ता थी और वहां पर एक ही सत्ता का स्वामित्व था। पूंजीवादी देशों में निजी स्वामित्व अर्थात खुद इनमें तो गवर्नमेंट का स्वामित्व था, अर्थात जो सत्ता में लोग थे उनका स्वामित्व, और पूंजीवादी देशों में व्यक्ति का स्वामित्व था, अर्थात बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी व्यवस्था में गरीबी, आर्थिक विषमता और शोषण को दूर करने की संभावनाएं अंतर्निहित थी, लेकिन स्वतंत्रता, प्रेरणा और समृद्धि की संभावना नहीं के बराबर थी। साम्यवाद जो देश है वहां पर गरीबी, आर्थिक विषमता और शोषण, अर्थात वहां पर प्रत्येक चीज को प्रत्येक व्यक्ति के लिए बांटा जाना एक उनका सूत्र है, लेकिन वहां पर स्वतंत्रता नहीं है, प्रेरणा नहीं है। ये नहीं होने के कारण वहां की जो व्यवस्था थी वो नौकरशाही तंत्र पूरी तरह से साम्यवादी व्यवस्थाओं पर हावी था, नौकरशाही तंत्र। जबकि पूंजीवाद स्वतंत्रता, प्रेरणा और विकास का स्वप्न दिखाकर अर्धविकसित और विकासशील देशों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगा हुआ था। पूंजीवाद क्या कर रहा था? स्वतंत्रता, प्रेरणा और विकास, इनका सपना दिखा करके अर्धविकसित जो विकासशील देश है, जैसे भारत अपना विकासशील देश है, उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, लेकिन गरीबी और शोषण को दूर करने के प्रति गंभीर नहीं था। पूंजीवादी व्यवस्था में गरीबी और शोषण जो है वो दूर नहीं हो रहा था। दोनों विचारधाराओं ने अपना अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए उचित और अनुचित उपाय अपनाए, बिल्कुल सही है। फलस्वरूप दोनों महाशक्तियों में शीत युद्ध आरंभ हो गया और पूंजीवादी गुट के नेता अमेरिका को आभास हो गया कि जहां जहां गरीबी, विषमता और पूंजीवाद के तत्व मौजूद होंगे वहां वहां साम्यवाद तेजी से पनप सकता है, क्योंकि जहां जहां गरीबी, विषमता और पूंजीवाद ये तत्व मौजूद होंगे तो वहां पर साम्यवादी ताकतें हैं वो आराम से, क्योंकि लोग हैं वो उस पूंजीवादी व्यवस्था से उकता गए थे। इसलिए अमेरिका को यह पूर्णतः आभास हो गया था, अमेरिका ये जान गया था। अतः उन्होंने अपने वर्चस्व वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इन देशों से गरीबी और असमानता को दूर करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। उन्होंने प्रयास करने का क्या कारण था कि उन्हें स्वयं को डर लगने लग गया था कि वहां पर साम्यवादी व्यवस्था है वो पनप सकती है। साम्यवादी गुट के पास न तो इतने साधन थे और न सामर्थ्य कि वे गरीबी, असमानता का निवारण कर सके। साम्यवादी देशों की प्रशासनिक अव्यवस्था और हथियारों की अंधाधुंध होड़ के कारण आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही थी। वहां पर वो क्या कर रहे थे, साम्यवादी देश क्या कर रहे थे, हथियार इकट्ठे करने में लगे हुए थे और हथियारों की खरीद फरोख्त पर उन्होंने बहुत सारा पैसा बहा दिया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो गई थी। अब वो गरीबी की तरफ या मनुष्यों की तरफ, वहां की जनता की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। और इसी दौर में सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव और उसने आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को साम्यवाद और विश्व के लिए समय की मांग बताया। उन्होंने कहा कि साम्यवाद और ये जो वैश्वीकरण है वो एक समय की मांग है कि वैश्वीकरण लागू किया जाए। और परिणाम स्वरूप सोवियत संघ ने 1991 में सोवियत संघ के कई टुकड़े हो गए, कई टुकड़ों में बंट गया। इस प्रकार साम्यवादी गुट और विचारधारा की पराजय हुई और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट व विचारधारा की विजय हुई। यानी अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट और विचारधारा की विजय हुई थी और वहां पर वो गुट हार गया था, साम्यवादी गुट हार गया था। पश्चिमी पूंजीवादी देशों ने यह महसूस किया कि जिन देशों के साथ उनके आर्थिक संबंध नहीं है, उनके साथ नवीन संबंध बनाने से उनकी समृद्धि नई ऊंचाइयां छू सकती है। देखिए, यानी पश्चिमी पूंजीवादी जो देश है उन्होंने ये महसूस किया कि जहां पर उनके साथ आर्थिक संबंध नहीं है, उनके साथ यदि हम नए संबंध बढ़ाएंगे तो हमारी समृद्धि है वो आगे बढ़ सकती है। और साम्यवादी के समर्थकों और एशिया व अफ्रीका के साथ अनेक पिछड़े देशों के लिए अब यही विकल्प शेष बचा था कि जिन देशों से हम अछूते हैं वहां पर हमारी व्यवस्थाएं कायम की जाए और उनसे दोस्ती की जाए। वे अपने विकास के लिए बाजारोन्मुखी व्यवस्था को अपनाएं और परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश देशों ने स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को छोड़कर निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण से प्रेरित बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को अपना लिया था। अब देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है?
क्या है वैश्वीकरण? वैश्वीकरण का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय एकीकरण। क्या अर्थ है? अंतरराष्ट्रीय एकीकरण। विश्व व्यापार का खुलना, उन्नत संचार साधनों का विकास होना, वित्तीय बाजारों का अंतरराष्ट्रीयकरण होना, बहुराष्ट्रीय कंपनी का महत्व बढ़ना और जनसंख्या का देशांतर गमन, व्यक्तियों, वस्तुओं, पूंजी, आंकड़ों और विचारों की गतिशीलता का बढ़ना, यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और यह ऐसी प्रक्रिया है जिसने वैविध्यपूर्ण दुनिया को एकल समाज में एकीकृत कर दिया है, अर्थात संपूर्ण समाज को एक बना दिया है। हालांकि वैश्वीकरण बहुत चर्चित और विवादित विचारधारा है, परंतु इस बात पर आम सहमति है कि वैश्वीकरण के दौर में लोगों, पूंजी, माल और विचारों के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के दौर में पूंजी भी बढ़ी है, माल भी पूरे विश्व में फैला है, विचारों की जो व्यवस्थाएं हैं ये भी पूरे विश्व में लोगों में प्रभावमान हुई है। भारत वैश्वीकरण के प्रभाव से अछूता नहीं है। इसके और वैश्वीकरण के बारे में ये कहा जाता है कि इस प्रवृत्ति ने राष्ट्रीय राज्य का स्वरूप ही बदल दिया है। राष्ट्रीय राज्य की संप्रभुता का ह्रास हुआ है। राष्ट्रीय राज्य की संप्रभुता जो है उसका ह्रास हुआ है। साथ ही इसका सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा है कि राजनीतिक शक्ति का अधोगामी संचार हुआ है। वैश्वीकरण के युग्मित बलों का जन्म इस बात की पुष्टि करता है। यह प्रश्न आ सकता है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। यह आप ध्यान रखेंगे। वैश्वीकरण के कारण क्या है? देखिए, वैश्वीकरण के लिए एक कारक उत्तरदायी नहीं है, फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुई है। जैसे मान लो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वैश्वीकरण के लिए मुख्य कारण कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रौद्योगिकी। क्या लिखेंगे? जो प्रौद्योगिकी है वो इसका महत्वपूर्ण कारण है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट के नवीन आविष्कारों ने पूरी दुनिया में संचार क्रांति का सूत्रपात किया है। उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही बढ़ गई है। बिल्कुल सही है, प्रौद्योगिकी के कारण ही लोगों के विचार बढ़े हैं, वहां पर पूंजी है। जैसे मान लो एक देश है वो दूसरे देश में जाकर के अपनी कंपनी या अपनी फैक्ट्री लगाता है, कारखाना लगाता है और वहां पर अपनी विचारधारा को साथ में ले जाता है, वहां पूंजी खपत की जाती है, तो ये आवागमन हुआ। वस्तुएं एक देश से दूसरे देश को आयात निर्यात हुआ और लोगों की जो विभिन्न भागों में आवाजाही हुई है, विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। यही वैश्वीकरण का कारण है। वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव देखिए। वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव राष्ट्रीय राज्यों पर पड़ा और वैश्वीकरण और वैश्विक स्तर पर परिस्थितिक बदलाव, एकीकृत अर्थव्यवस्था। भारत और वैश्वीकरण देखिए क्या है। भारत और वैश्वीकरण, अन्य प्रभावकारी प्रवृत्तियों के कारण संपूर्ण विश्व का राजनीतिक पर्यावरण वैश्वीकरण के प्रभाव में आ गया। राष्ट्रीय राजनीतिक पर्यावरण वैश्वीकरण के प्रभाव में आ गया। राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा में परिवर्तन आने लगा। विकसित देशों में कल्याणकारी राज्य की धारणा पुरानी पड़ने लगी। कल्याणकारी राज्य की जो धारणाएं थी वो पुरानी पड़ने लगी और उसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेप राज्यकारी राज्य की नीति ने ले ली। हस्तक्षेप का अर्थ है कि जो राज्य है वो हस्तक्षेप नहीं करे। अब राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक तत्व बन गया। पूरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हो गई। इससे सरकारों की स्वायत्ता बहुत प्रभावित हुई। सरकारें जो है उनकी स्वायत्त रूप से कोई काम नहीं कर पा रही थी। यद्यपि राजनीतिक समुदाय के रूप में राज्य की प्रधानता को अभी भी कोई चुनौती नहीं मिली है और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। विश्व राजनीति में आज भी राष्ट्रीय राज्य की महत्ता बनी हुई है। राज्य पर वैश्वीकरण के कुछ प्रभाव भी हुए हैं। जो राज्य तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी है, उनके नागरिकों का जीवन स्तर उल्लेखनीय रूप से सूचनाओं के तीव्र आदान प्रदान से और नागरिकों का जीवन सहज हुआ है। वैश्वीकरण का राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव तो है, परंतु समाज वैज्ञानिक इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ रहे प्रभाव की प्रकृति और स्तर को लेकर एकमत नहीं है। अर्थात जो प्रभाव पड़ रहा है उसका वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा पड़ रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग विचार है।
और वैश्वीकरण राष्ट्रीय राज्यों को कमजोर बना रहा है और वैश्विक संस्थाओं द्वारा इन राज्यों की गतिविधियों और शक्तियों पर अपनी प्रभुता कायम कर एक दूसरे पर बढ़ती हुई निर्भरता के परिणाम के रूप में विश्व राजनीति में आमूलचूल बदलाव तो जरूर आएंगे, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। लेकिन राष्ट्रीय राज्यों का अस्तित्व समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। राष्ट्रीय राज्य जो हैं, देश हैं, वो तो बने ही रहेंगे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा विश्व राजनीति पर अन्य वैश्विक तत्वों के प्रभाव रहे। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था। शीत युद्ध क्या था? एक वैचारिक संघर्ष था। और 1950 से लेकर के 1960 के दशक में जब शीत युद्ध अपने उफान पर था, उस समय एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद का अंत हो रहा था। उपनिवेशवादी व्यवस्था वहां पर समाप्त हो रही थी और एक नए राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। स्वतंत्रता, न्याय और समानता के सिद्धांत इसके संघर्ष का आधार थे। शीत युद्ध के मतलब संघर्ष का आधार क्या थे? स्वतंत्रता, न्याय और समानता। इन सिद्धांतों के प्रति पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों ही गुट अपने अपने ढंग से वैचारिक अनुसमर्थन कर रहे थे और इन नए स्वतंत्र देशों की जमीन पूर्वी तथा पश्चिमी गुटों के लिए आर्थिक, राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतियोगिता के लिए अत्यंत उपजाऊ थी। शीत युद्ध के तनाव के कारण ही कोरिया, वियतनाम, कांगो, अंगोला और मोजाम्बिक तथा सोमालिया में कई बार क्षेत्रीय संघर्ष उत्पन्न हुए। तो इन क्षेत्रों में शीत युद्ध के कारण कौन कौन से देशों में क्षेत्रीय संघर्ष उत्पन्न हुए? तो उसमें कोरिया, वियतनाम, कांगो, अंगोला, मोजाम्बिक और सोमालिया, ये ध्यान रखेंगे। कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व शांति का एक नया दौर प्रारंभ हुआ जो वैश्वीकरण से प्रभावित है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी नियंत्रित नीतियों के स्थान पर व्यापार में खुलेपन को प्रोत्साहन दे रहे थे। व्यापार में खुलेपन को प्रोत्साहन दे रहे थे जो कि प्रजातंत्र एवं जनता के अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित है। खुलेपन की नीति में हुई अभिवृद्धि के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है। किसके कारण? खुलेपन नीति में हुई जो अभिवृद्धि हुई थी उसके कारण उन्होंने, जो यूएनओ है, विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इन्होंने भी परिवर्तन किया अपनी नीतियों में। अब पूर्व तथा पश्चिम के बीच शक्ति संघर्ष और शक्ति संतुलन की जद्दोजहद के स्थान पर शांति, रक्षा, विकास, पर्यावरण की सुरक्षा और मानव अधिकारों की रक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक न्यायालय जैसी कानूनी संस्थाओं का सृजन हुआ। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ताकि विश्व के सभी देश मिलजुल कर आपसी सहयोग द्वारा अपनी और वैश्विक समस्याओं का निवारण कर सके। आपसी और अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए वैश्विक सम्मेलन होते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति को राजनीतिक वैश्वीकरण की संज्ञा दी जा सकती है। राजनीतिक वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के द्वारा जो वैश्विक सम्मेलन किए जाते हैं वहां पर आचार विचार और एक दूसरे के देश के विचारों का या प्रत्येक मुद्दे पर जब वैश्विक स्तर पर विचार किया जाता है तो वो एक राजनीतिक वैश्वीकरण है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राष्ट्रीय राज्यों की हिस्सेदारी और भागीदारी पर आधारित है तथा राष्ट्रीय संप्रभुता को मौलिक सिद्धांतों का सम्मान भी करती है। अब देखिए वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखें। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ा। पश्चिमी पूंजीवादी देश एशिया और अफ्रीका में अपने उत्पादों के लिए बाजार ढूंढने में प्रयत्नरत है। एशिया और अफ्रीका में पश्चिमी पूंजीवादी देश जो है, प्रत्येक देश ने अपना बाजार विदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए खोल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, विश्व व्यापार संगठन है, दुनिया में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। एक तो IMF और WTO, ये संस्थाएं शक्तिशाली पूंजीवादी ताकतों के प्रभाव के क्षेत्र में कार्य कर रही है। शक्तिशाली और पूंजीवादी देश है, इनके प्रभाव में काम कर रही कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WTO। यद्यपि पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी काफी लाभ हुआ है, लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। चीन, भारत, ब्राजील देखिए जैसी प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं का पिछली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक लाभ हुआ। ये तीन, चीन, भारत और ब्राजील, ये प्रगतिशील या विकासशील देशों में। विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक प्रवाह तेज हुआ है। पूर्व में विभिन्न देश आयात पर प्रतिबंध
अधिक लगाते थे, परंतु वैश्वीकरण के दौर में प्रतिबंध शिथिल हो गए हैं। प्रत्येक देश है वो दूसरे देश की जो कंपनियां हैं उनको अपने देश में धन निवेश करने का अवसर प्रदान करती है। अब धनी देश के निवेशकर्ता अपने विनिवेश अन्य देशों में कर सकते हैं। भारत, ब्राजील जैसे विकासशील देश विदेशी निवेश के विशेष आकर्षण है। भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियों के जो पैसे वो निवेश हो रखे हैं। पूंजीवादी देशों को इससे अधिक मुनाफा होता है। वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया में वैचारिक क्रांति लाने का प्रयत्न किया है। अब विचारों के आदान प्रदान में राष्ट्रीय सीमाओं का असर समाप्त हो गया है, अर्थात एक देश से दूसरे देश में ये कंपनियां स्थापित होने लगी है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं जैसे बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, व्यापारिक लेन देन बहुत सरल हो गया है। लेकिन जितना तेज वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, उतनी तेज लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। विकसित पूंजीवादी देशों ने अपनी वीजा नीति को 9/11 अर्थात 2011 में की आतंकवादी घटना के बाद अत्यंत कठोर कर दिया है। पूंजीवादी देश जो है वो देशों को, दूसरे देशों को अपने देश में आने के लिए वीजा ही नहीं देती है। ऐसा मुख्य रूप से इस कारण से हुआ है कि ये देश आशंकित है कि अन्य देश के नागरिक उनके नागरिकों की नौकरी और व्यवसाय नहीं हत्या ले, वहां पर वीजा नहीं देने का कारण ये। वैश्वीकरण का अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था तेज गति से प्रगति कर रही है और वहीं कुछ देश आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं। वैश्विक दौर के और वैश्वीकरण के दौर में सामाजिक न्याय की स्थापना अभी भी संकट में है। देखिए, सरकार का संरक्षण छिन जाने के कारण समाज के कमजोर तबकों को लाभ के बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई विद्वान वैश्वीकरण के दौर में पिछड़े लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार करने की बात कर रहे हैं। कई विद्वान, कुछ लोग वैश्वीकरण को नव उपनिवेशवाद का नाम देकर निंदा कर रहे हैं कि ये नव उपनिवेशवाद की व्यवस्था है। कुछ लोग इसको नव उपनिवेशवाद भी कहते हैं, जबकि वैश्वीकरण के पक्षकारों का मानना है कि वैश्वीकरण से विकास और समृद्धि दोनों बढ़ती है। खुलेपन के कारण आम आबादी की खुशहाली बढ़ती है। हर देश वैश्वीकरण से लाभान्वित होता है और प्रामाणिकता के आधार पर इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। खबरें और उनका विश्लेषण राजनीतिक प्रभाव से संबंध होता है जो लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे एक देश से दूसरे देश में आने, इसके दो पक्ष हो सकते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव या वैश्वीकरण का एक देश से या अपने देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, वैश्वीकरण व्यवस्था क्या है, इसके संबंध में आप ये जो हमने पीछे पढ़ा है इससे आप मुख्य रूप से लिख सकते हैं। वैश्वीकरण के देखिए सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, ये प्रश्न आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्थिक वाला और एक ये। वैश्वीकरण ने न केवल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित किया है, अपितु इसका लोगों के सांस्कृतिक जीवन पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। इसका विश्व के देशों की स्थानीय संस्कृतियों पर मिश्रित प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल सही है। इस प्रक्रिया से विश्व की परंपरागत संस्कृतियों को सबसे अधिक खतरा पहुंचने की आशंका है। दूसरी संस्कृति के लोग जब आते हैं तो अपने देश की संस्कृति को हानि होती है। वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता को जन्म देता है, जिससे विशिष्ट देशज संस्कृतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों को अन्य आंचलिक संस्कृतियों पर लादा जा रहा है। इससे खान पान, रहन सहन, जीवन शैली और इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण का सकारात्मक पक्ष यह है कि प्रौद्योगिकी के विकास और प्रभाव से एक नवीन विश्व संस्कृति के उदय की प्रबल संभावनाएं बन जाती है। इसकी एक सकारात्मक भावना यह है। सकारात्मक बात क्या है? प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है जिससे एक नवीन विश्व संस्कृति का उदय हो सकता है। बहुत सारी संस्कृतियां मिलकर के और एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण हो सकता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, फैक्स, उपग्रह, केबल टीवी और इन सभी ने राष्ट्रों के मध्य विद्यमान सांस्कृतिक बाधाओं को हटाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण की लहर का भारत में आगाज पिछली शताब्दी के अंत में हुआ और मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करने वाला भारत देश भी इस धारा से जुड़ गया। भारत में वैश्वीकरण का सूत्रपात जुलाई 1991 में
तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने किया था। किसने किया था? नरसिंह राव ने किया था। वे अमेरिकान्मुख वैश्वीकरण के लिए कई बार आलोचना के केंद्र रहे। व्यवहार में उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने ही नई आर्थिक नीतियों अर्थात उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण को शुरू किया था। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और मनमोहन सिंह ने ही हमारे देश में जो आर्थिक नीतियां, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनको शुरू किया। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाकर भारत वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया। 1992-93 से रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। पूंजी बाजार और वित्तीय सुधारों के लिए कदम उठाए गए। आयात निर्यात नीति को सुधारा गया, इसमें प्रतिबंधों को हटाया गया और 30 दिसंबर 1994 को भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौतेवादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कब? 30 दिसंबर 1994 को। और 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। और भारत इस पर हस्ताक्षर करके इसका सदस्य बन गया। तो भारत जो है वो विश्व व्यापार संगठन जो है WTO है, उसका सदस्य कब बना था? 1995 में, 1 जनवरी 1995 को। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने अनेक नियमों और औपचारिकताओं को समाप्त करना शुरू कर दिया जो वर्षों से आर्थिक विकास में बाधक बनी हुई थी। प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए और सरकारी तंत्र की जटिलताओं को हल्का किया गया। देश में अभी भी वैश्विक परिवर्तन का दौर जारी है। अभी भी भारतीय राजनीति पर वैश्वीकरण के विभिन्न और भिन्न भिन्न प्रभाव पड़े हैं। इन सब और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय संघवाद की 3 अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। देखिए 3 अलग अलग प्रतिक्रियाएं। पहली क्या है? पहली आशंका यह है कि वैश्वीकरण के कारण अर्थव्यवस्था की ढील से देश के आर्थिक विकास पर विषम प्रभाव पड़ा है, क्योंकि भारत अभी भी एक विकासशील देश है और वह विकास के मार्ग पर वैश्वीकरण की सकारात्मक प्रवृत्तियों का लाभ लेते हुए विकसित देशों की बराबरी नहीं कर सकता। देखिए यहां से एक प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है? कि वैश्वीकरण के कारण अर्थव्यवस्था की, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ा है या वह प्रभावित हुई है, तो कैसे? पूंजीवाद से कैसे प्रभावित हुई है, वैश्वीकरण से कैसे प्रभावित हुई है? इसका कारण है कि भारत विकासशील देश है और वो विकसित देशों की बराबरी नहीं कर सकता। वैश्वीकरण का सर्वाधिक लाभ उन अर्थव्यवस्थाओं को होगा जो पहले से विकसित है। अर्धविकसित और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश इस दौर में पीछे रह जाएंगे। यदि भारतीय राज्य को संतुलित, समग्र और समाजवादी विकास की अभिवृद्धि करनी है तो राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इसी कारण प्रतिस्पर्धा और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए वह समान नीतियों को लागू करने के लिए केंद्रीकरण की मांग करती है। दूसरा कारण देखिए, दूसरा, वैश्वीकरण की प्रवृत्ति वैधता का संकट पैदा करती है। वैश्वीकरण की प्रवृत्ति जो है वैधता का, अर्थात उसमें वैध और अवैध की बात आती है। एक तरफ राष्ट्रीय राज्य अपनी आर्थिक संप्रभुता तो कम कर देता है, किंतु आंतरिक संप्रभुता का परित्याग करना और उससे करने से परहेज रखता है। आंतरिक संप्रभुता कम नहीं करता। घरेलू संप्रभुता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राज्य को स्थानीय लोकतांत्रिक संरचनाओं की रचना करनी पड़ती है, जैसे सांस्कृतिक प्रवाह बढ़ाने वाले माध्यम और सूचनात्मक सेवाएं। जैसे देखिए इसमें क्या है, इंटरनेट और ईमेल को सूचनाओं का आदान प्रदान। सांस्कृतिक प्रवाह बढ़ाने के माध्यम कौन कौन से हैं? इसमें इंटरनेट और ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने सूचनाओं को जनतांत्रिक बना दिया है। विचारों और धारणाओं का आदान प्रदान आसान बन गया है। सूचना तकनीकी के विस्तार से डिजिटल क्रांति आई है और वहीं विषम डिजिटल दरार भी उत्पन्न हुई है। अविकसित, अर्धविकसित और कुछ विकासशील देशों में सूचना सेवाओं पर राज्य का नियंत्रण है। यह सांस्कृतिक प्रवाह बढ़ाने वाला माध्यम है। एक विशिष्ट समूह द्वारा सूचना माध्यमों पर आधिपत्य स्थापित कर लेना अलोकतांत्रिक है। समाचार सेवाओं में देखिए, जैसे CNN, BBC, अल जजीरा आदि सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय चैनलों का विश्वव्यापी प्रसारण हो रहा है, जिससे वैश्वीकरण को अधिक प्रभावशाली बना दिया है। ये जो समाचार सेवाएं हैं उनमें से कौन कौन है? CNN है,
बीबीसी है, अल जजीरा है, ये भी चैनल जो है वैश्वीकरण को अधिक प्रभावशाली बना रहे हैं। खबरों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। खबरें और उनका विश्लेषण राजनीतिक प्रभाव से संबंध होता है जो लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव देखिए, दूसरी बात है कि अर्ध विकसित और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो देश है इस दौर में पीछे रह जाएंगे। देखिए, भारत के संबंध में यदि हम वैश्वीकरण को सोचें तो यदि भारतीय राज्य आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो सुधारात्मक हस्तक्षेप किए बिना दो स्तरीय प्रणाली को नहीं ले सकता। एक तरफ अग्रिम राज्य व्यापक विकास कर लेते हैं, वहीं पिछड़े राज्यों को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं अपितु शासन पर पड़ने वाले संभावित सकारात्मक प्रभाव की वजह से सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे सहकारी वित्तीय संघवाद और संघवाद का ये मार्गदर्शक सिद्धांत है। और ये मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? वह है असमान राज्यों को समान अधिकार प्रदान किया जाए। क्षेत्रीय असमानता एक इकाइयों की आपसी सौदेबाजी की शक्ति पर प्रभाव डालती है, वहीं दूसरी तरफ ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारकों की सौदेबाजी पर भी प्रभाव डालती है और इन इकाइयों की आबादी का सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। एक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण उतना ही पुराना है जितना कि हमारी सभ्यता। यद्यपि पिछले 2 दशकों में यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है। दुनिया की सभी देशों की राजनीति और प्रशासन, विशेष रूप से विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का। भारत की इस प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गया है। जब भारत की व्यवस्था 1991 में वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही थी तो विश्व के अन्य देशों के लिए उसे अपनी खिड़कियां खोलनी पड़ी और स्वतंत्र भारत की संघीय परियोजना एक तरफ औपनिवेशिक विरासत से प्रभावित थी, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण की बाध्यताओं और चुनौतियों के प्रति भी प्रतिक्रिया थी। संविधान निर्माताओं को यह अपेक्षाएं थी कि उनके द्वारा प्रदान किया गया संस्थागत ढांचा देश की जटिल विविधताओं और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट सकेगा। भारतीय संघ में एक तरफ बहुलवाद और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां विद्यमान है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रवाद की प्रवृत्तियां भी मौजूद है। इन दोनों विरोधी प्रवृत्तियों के सह अस्तित्व से भारत के संघवाद को अर्ध संघवाद बनाता है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विश्व को दूरस्थ भागों से जोड़ती है, विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ती है, एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। राज्यों के बीच बढ़ती हुई अंतःक्रिया और अंतर्निर्भरता इसी के तथ्य हैं। वैश्वीकरण को एक विश्वव्यापी प्रवाह के रूप से समझा जाना चाहिए जो विश्वव्यापी जुड़ाव से पैदा हुआ है। देखिए, वैश्वीकरण का लोक संस्कृति पर क्या प्रभाव है। वैश्वीकरण के कारण आज किसी भी देश का गीत संगीत विश्व के हर कोने में सुना जा सकता है। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि इससे विशिष्ट राष्ट्रीय संगीत को प्रदूषित कर दिया है। इसने वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया में लोक संस्कृति के प्रसार को बढ़ाया है, परंतु इससे आंचलिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में रुकावट आई है, अर्थात क्षेत्रीय जो अभिव्यक्तियां थी वो समाप्त हो रही है। पाश्चात्य और विदेशी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का वर्चस्व बढ़ा है। पॉप कल्चर ने शास्त्रीय संगीत परंपरा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। लोकवाद्यों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वाद्यों के आ जाने से संगीत की सुरमयता और शास्त्रीय विशिष्टता समाप्त हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए, पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण ने परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास किया है। इससे राष्ट्र के खानपान और पहनावे पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लोक संस्कृति पर यह प्रभाव, सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, भारत ने वैश्वीकरण का आर्थिक क्षेत्र से तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, परंतु सामाजिक क्षेत्र में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वो क्या? हमारे युवाओं ने पश्चिमी प्रभाव में आकर मान मर्यादा रीति रिवाज का परित्याग कर दिया है। सामाजिकता के स्थान पर स्वार्थपरता ने स्थान ले लिया है और व्यक्ति के नैतिक चरित्र में वैश्वीकरण की विभिन्न नकारात्मक प्रवृत्तियों के प्रभाव स्वरूप ह्रास हुआ है, अर्थात व्यक्ति का चरित्र का ह्रास हुआ है। मूल्य विहीनता भारत जैसे बहुलवादी देश के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई है। अब वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है। देखिए, आज पूरा विश्व एक ही नेटवर्क के दायरे में बंधा हुआ है। एक देश की महत्वपूर्ण घटना का तुरंत प्रभाव अन्य देश पर पड़ता है। वस्तुएं, पूंजी, लोग, ज्ञान, संचार, हथियार, अपराध, फैशन, विचार, विश्वास तेज गति से एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं।
वैश्वीकरण ने वैश्विक संस्कृति के साथ एक वैश्विक व्यवस्था को जन्म दिया है और वैश्वीकरण ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया के रूप में जन आंदोलन तथा पलायन को प्रेरित करता है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव बुजुर्गों पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था से दुनिया की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो सकी है। वैश्वीकरण से प्रभावित संस्थाओं ने गरीब देशों, कामगारों, प्राकृतिक पर्यावरण के हितों की अनदेखी करते हुए केवल कॉरपोरेट जगत के हितों की पूर्ति की है। यह है बड़े देशों के साम्राज्यवाद का नवीन रूप है। वैश्वीकरण ऋण आधारित अर्थव्यवस्था को थोपने के लिए कटिबद्ध है, जिसके कारण ऋण में बेतहाशा बढ़ोतरी और ऋण संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। आलोचना देखिए इसकी। वैश्वीकरण से राष्ट्र की आर्थिक स्वायत्तता प्रभावित होने की आशंका रहती है, पहली बात। दूसरी, अर्धविकसित और विकासशील देशों की विकसित देशों के पिछलग्गू बनने की संभावना होती है। अर्धविकसित और विकासशील जो देश है वो जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं उनके गुलाम बन सकते हैं। वैश्वीकरण एक राष्ट्र की स्वायत्तता, संप्रभुता और अंतर्निर्भरता को प्रभावित कर सकता है। वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील और अन्य पिछड़े देशों के लिए देर सवेर घातक सिद्ध हो सकता है और यह परिघटना अमेरिका वर्चस्व को प्रोत्साहित करेगी। भारत अमेरिका का एक क्लाइंट स्टेट बन सकता है, बनने की आशंका की जाती थी। वैश्वीकरण की नीति उदारीकरण और निजीकरण की तार्किक परिणाम की अभिव्यक्ति से है। इसके अंतर्गत व्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए व्यवस्थागत अर्धव्यवस्थागत व्यवस्था को विश्व की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की आर्थिक गति के साथ जोड़ने की छूट दी जाती है। वैश्वीकरण के अंतर्गत कोई व्यवस्था अपने उत्पादन, खरीद फरोख्त तथा सेवाओं का जाल विश्व के किसी भी हिस्से में और उससे के साथ जोड़ सकती है, जहां सबसे कम लागत पर गुणवत्ता उन्नत की जा सके और उससे अधिकतम लाभ पाया जा सके। आर्थिक क्षेत्र में वैश्वीकरण की नीति बहुराष्ट्रीय निगमों के विस्तार को बढ़ावा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप विकासशील व्यवस्थाओं का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन विश्वव्यापी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव के दायरे में आ जाता है। उदारीकरण वह नीति या प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का कौशल सामर्थ्य बढ़ाने और उससे मिलने वाले लाभ के प्रतिशत में अधिकतम वृद्धि करने के लिए उस पर से सरकारी प्रतिबंध और नियंत्रण समाप्त कर दिया जाता है और उसमें रियायत दे दी जाती है ताकि बाजार शक्तियों को कम करने का मौका मिल सके और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु शक्तियां स्वतंत्र होकर आर्थिक गतिविधियों का संचालन समर्थ रूप से कर सके। इस नीति के अंतर्गत समाज और व्यक्तियों का कल्याण हेतु राज्य की जवाबदेही को कम करने की कोशिश की जाती है। यह इस विश्वास के साथ संबंध होता है कि नीति व्यवस्था के सेवाओं और वस्तुओं की मांग, पूर्ति अथवा मुक्त प्रतिस्पर्धा के नियम व्यापारियों के लिए निजी लाभ और कामगारों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों का आकर्षण उपलब्ध कराता है, जो आर्थिक गतिविधियों को कार्यक्षम बनाने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। आलोचनाओं के तर्क में तीनों परिस्थितियां विकासशील व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करती है। नव उपनिवेशवादी मानसिकता को बढ़ावा देती है, जिसके माध्यम से विकसित देश संदर्भित व्यवस्था को उन्नति का प्रलोभन देकर मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण के बहाने उन देशों का सस्ता कच्चा माल और सस्ते श्रम का इस्तेमाल अपनी उन्नति के लिए करता है तथा अपनी अपनी उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए बड़े बाजार के रूप में इन व्यवस्थाओं का प्रयोग करता है। इसकी उपलब्धियां देखिए। आलोचनाओं के बावजूद भी विगत 25 वर्षों में कई देशों की प्रगति और लोगों के जीवन खुशहाल बनाने में वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। इसकी उपलब्धियां देखिए। विकासशील देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा को दोगुना और शिशु मृत्यु दर को घटाना, ये वैश्वीकरण की उपलब्धियां हैं। वयस्क मताधिकार का व्यापक प्रचार, लोगों के भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाना, बाल श्रम को घटाना, प्रति व्यक्ति विद्युत, कार, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाना, स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना, प्रत्येक सेवा क्षेत्र को में अभूतपूर्व सुधार करना, जीवन को अधिक खुशहाल बनाना, ये वैश्वीकरण की उपलब्धियां हैं। तो आप निश्चित रूप से इस पाठ को पढ़ेंगे, देखेंगे और इसमें जो इंपोर्टेंट बिंदु जो बन रहे हैं आप उनको नोट कर लेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।